गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। देखिए इधर, ये मैंने सारी नदियाँ बनाई हुई हैं, उद्गम स्थल बनाए हुए हैं, उनके मुहाने बनाए हुए हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। ये हमारा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप वह होता है जो जल से तीन ओर से घिरा हुआ होता है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे इधर से भी जल से घिरा हुआ है, इधर से भी जल से घिरा हुआ है, नीचे से भी जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। खाड़ी किसे कहते हैं जान लीजिए साथ में। खाड़ी, जैसे खाड़ी उसे कहते हैं भूमि का कोई ना कोई एक सिरा महासागर से या समुद्र से लगा हुआ होता है, उसे खाड़ी कहते हैं। इतना समझ में आया। अब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं प्रायद्वीपीय भारत और हिमालय की नदियों में अंतर। तो फिर इसको हम ज़्यादा समय ना लेते हुए लिखाना चाहते हैं। आप लिख लीजिए, एक तरफ लिखिए आप प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरी तरफ हिमालय की नदियाँ। अब आपको इसमें लिखना है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, इधर से बोलते हैं तब आपके समझ में आएगा। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उसमें नंबर 1 डालना है और लिखना है आपको। मैं बोल रहा हूँ, मैंने समझ लिया कि आपने दोनों तरफ, एक तरफ प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरी तरफ हिमालय की नदियाँ, अपनी कॉपी में नोट कर लिया और नंबर 1 भी डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिखिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बहुत पुरानी हैं, हिमालय की नदियाँ नई हैं। दूसरा पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ अपनी प्रौढ़ावस्था में हैं। इसमें लिखिए, हिमालयी नदियाँ अपनी घाटी को अभी भी गहरा कर रही हैं, अर्थात युवावस्था में हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कठोर संरचना पर प्रवाहित होती हैं। हिमालय वाले में लिखिए, हिमालयी नदियाँ उत्तर भारत के मैदान में पहुंचकर विसर्पण करते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अब आपको लिखना है हिमालय नदियों में, हिमालय की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला पॉइंट लिखना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं। हिमालय की नदियां वर्षा जल पर निर्भर रहने के साथ साथ ग्लेशियर का जल भी प्राप्त करती हैं, अर्थात हिमालय की नदियों के जल के दो स्रोत हैं, वर्षा जल नंबर 1, नंबर 2 ग्लेशियर। अगला लिखिए, प्रायद्वीपीय पठार की अधिकतम ऊंचाई 800 मीटर है। हिमालय में लिखिए, हिमालय की, ऐसे लिखिए, क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पर हिमरेखा पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 4400 मीटर है। कुछ हिमालय की चोटियां हिमरेखा को भी पार कर जाती हैं, अर्थात वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती हैं। इतना लिख लिया आपने। अब देखिए इधर, अब हम इसको देखते हैं, मैप को, इसको अच्छे से समझते हैं। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा है। देखिए, ये झारखंड की राजधानी मैंने बनाई हुई है, ये झारखंड की राजधानी है। ये जो आप डॉट डॉट देख रहे हैं, ये छोटा नागपुर पठार का एरिया है। किसका? छोटा नागपुर पठार का एरिया है। छोटा नागपुर पठार से 3 नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? दामोदर निकलती है, स्वर्ण रेखा निकलती है और ब्रह्मणी निकलती है। ठीक है, ये आपकी हुगली नदी हो गई है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। हुगली नदी जो है कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। लेकिन
अब आपको हेडिंग डालनी है दामोदर नदी, या तो ऊपर ऐसे डाल लीजिए, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, हाँ उसमें नंबर 1 डालिए दामोदर नदी। अब मैं बोल रहा हूँ, आप लिखते जाइएगा। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच भ्रंश घाटी में पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। अर्थात दामोदर नदी प्रत्यक्ष रूप से अपना जल बंगाल की खाड़ी में ना गिराकर हुगली नदी की सहायता से गिराती है। देखिए, ये दामोदर नदी हुगली नदी में मिल गई है, इसकी सहायता से अपने जल को गिराती है। अब आपको हेडिंग डालनी है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी आपको लिखना है, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी, स्वर्ण रेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। अब आपको लिखना है छोटा नागपुर पठार एक औद्योगिक क्षेत्र है जहां से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ स्वर्ण रेखा नदी में गिराया जाता है, जिसके कारण स्वर्ण रेखा नदी में जलीय जंतु नहीं पाए जाते हैं और किसे स्वर्ण रेखा नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है, जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। लिख लिया आपने इतना। अब आपको लिखना है वैतरणी नदी, वैतरणी, ये वाली वैतरणी, वैतरणी नदी हेडिंग डालो, उसमें लिखो वैतरणी नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। वैतरणी नदी उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। फिर अगली ब्रह्मणी नदी, ये ब्रह्मणी नदी है, हेडिंग डालो आप, लिखो इसमें ब्रह्मणी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। इतना लिख लिया आपने। अब आपको हेडिंग डालनी है महानदी। महानदी, मैंने समझ लिया कि आपने हेडिंग डाल ली है, अब मैं बोल रहा हूं। महानदी छत्तीसगढ़ के दंडकारंड पठार से निकलती है, दंडकारंड पठार से निकलती है और उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती है। अब इसमें लिखना है थोड़ा, जो महानदी की घाटी है, छत्तीसगढ़ में जो महानदी की घाटी है उसको छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहा जाता है और महानदी की घाटी धान की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, इसीलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। आई बात समझ में। अब आपको हेडिंग डालनी है गोदावरी, हेडिंग डाल लीजिए गोदावरी, लिखिए उसमें गोदावरी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और 3 राज्यों में प्रवाहित होती है, महाराष्ट्र, दूसरा तेलंगाना, तीसरा आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजमुंदरी के पास अपना डेल्टा बनाती है। लिख लिया इतना। अब आपको लिखना है महानदी की गोदावरी की सहायक नदियां, गोदावरी की सहायक नदियां लिखिए प्रवरा, पूर्णा, प्रवरा, पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। अब इसमें आपको देखना क्या है,
गोदावरी की जो सबसे पूर्वी सहायक नदी है वो कौन सी है? इंद्रावती है। इंद्रावती नदी उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा से निकलती छत्तीसगढ़ होते हुए गोदावरी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? तेलंगाना के पास मिलती है। इसके बारे में एक बात और आप जान लीजिएगा, जो चित्रकूट जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है, और चित्रकूट जलप्रपात को ही भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। मंजीरा गोदावरी की एक ऐसी सहायक नदी है जो दक्षिण से जाकर मिलती है। बाकी सारी नदियां उत्तर से आकर मिलती हैं। देखो, ये सारी नदियां उत्तर से आके मिली हैं, ठीक है, लेकिन केवल एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से जाकर मिलती है। ये बहुत खास बात है, परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मंजीरा। और हम एक बात जान लेते हैं, गोदावरी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो वेनगंगा है। कौन सी? वेनगंगा। अब आपको हेडिंग डालना है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हेडिंग डालनी है, लिखना है उसमें कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से निकलती है और आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। अब इसमें लिखना है कृष्णा नदी की सहायक नदियां इस प्रकार हैं। लिखो इसमें मालप्रभा, घाटप्रभा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी। अब आपको नोट में लिखना है हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है और कृष्णा नदी विजयवाड़ा के पास अपना डेल्टा बनाती है। अहम बात देख लीजिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में ये जो है ये आपकी कोलेरू झील है। कौन सी? कोलेरू झील है। ये कोलेरू झील हो गई। और आंध्र प्रदेश जिसे ये मान लो आंध्र प्रदेश की सीमा है, ये यहाँ पे मान के चलिए आंध्र प्रदेश की सीमा है, ठीक है, खत्म हो जाती है, फिर तमिलनाडु की सीमा शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी पुलिकट झील है, पुलिकट झील। एक बात और ध्यान रखिए, इसकी जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं तो ये तुंगभद्रा है। तुंगभद्रा एक नदी नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। ये तुंग है, ये भद्रा है। अब आप हेडिंग डालो पेन्नार नदी। हेडिंग डाल ली पेन्नार नदी। लिखना है पेन्नार नदी कर्नाटक के कोलार से निकलती है और उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट पर अपना मुहाना बनाती है। अब आपको डालना है कावेरी नदी। हेडिंग डालिए कावेरी नदी। लिखना है कावेरी नदी ब्रह्मगिर पहाड़ी या पुष्पगिर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी लिखना है आपको तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। फिर आपको इसमें लिखना है कावेरी नदी 2 राज्यों में प्रवाहित होती है। कौन कौन? एक आपका हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा आपका तमिलनाडु। फिर आगे लिखना है लेकिन इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4 राज्यों में है, जिस पर विवाद चल रहा है, पता होगा आपको। 4 राज्य कौन कौन से हैं? नोट करिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु। अब आप लिख लीजिए कावेरी नदी की सहायक नदियां। लिखो नंबर 1 सिमसा, अरकावती, हेमवती। सिमसा, अरकावती, हेमवती, अमरावती।
फिर काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोक पावनी। दूसरी बात, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, और कावेरी नदी की जो घाटी है वो भी धान की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है, इसलिए कावेरी नदी को दक्षिण भारत के धान का कटोरा कहा जाता है। जैसे महानदी को छत्तीसगढ़ के धान का कटोरा कहा जाता है। ये वाली जो नदी है कावेरी, कावेरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को, भाई गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लियर। अब आपको लिखना है वैगाई नदी। वैगाई नदी पुरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है और तमिलनाडु के तट पर अपना मुहाना बनाती है। फिर आपको लिखना है ताम्रपणी नदी। ताम्रपणी नदी अगस्त मलाई चोटी से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है या अपने जल को गिराती है। फिर हम देख लेते हैं दक्षिण, ये जो देखो हमें पता है ये कोरोमंडल तट है, ये मालाबार तट है, क्योंकि ये वाला एरिया एक काठियावाड़ तट हो गया, फिर एक कोंकण तट हो गया, कनारा तट हो गया, ये इधर वाला हमारा मालाबार तट हो गया। जो उसी तरह से ये हमारा कोरोमंडल तट हो गया, फिर ये हमारा उत्तरी सरकार तट हो गया, ये हमारा उत्कल तट हो गया। आपको जानकारी है जो कावेरी नदी है यह वर्षवाहिनी है। कावेरी नदी वर्षवाहिनी है क्योंकि इसको एक वर्षा, इसके जल के दो स्रोत हैं, वर्षा जल, दूसरा दक्षिण पश्चिम मानसून या उत्तर पूर्व मानसून, क्योंकि इधर से भी वर्षा इस पर होती है, इधर से भी बारिश होती है, इसलिए इसके जल के दो स्रोत हैं। इतनी बात आपके समझ में आई। अब मैं चाहता हूं इसको मैंने बोल दिया है, कोई भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं अगर नदियों से क्वेश्चन पूछा गया है, दक्षिण भारत की नदियां ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछी जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि जो भी एग्जाम देने के लिए जाते हैं या जब भी जाते हैं एक बार इसको पढ़कर जरूर जाएं। दूसरी बात, अगर आपको हमारा चैनल अखलाक सर क्लासेस अगर आप इसको देखते हैं तो आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और मैं चाहता हूं कि इसको लाइक और सब्सक्राइब आप जरूर करें, इतना आपको जरूर काम करना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे।